कोलाइड बनाने की विभिन्न विधियों का जिक्र अपने इससे पहले लेक्चर में किया था, जिसमें विभिन्न विधियों के द्वारा अपने कोलाइडी विलयन का निर्माण किया था। वास्तव में अपने उन विधियों में क्या किया था कि जो कण थे उन कणों को अपने कोलाइडी आकार में लेकर आए थे कि या तो उन कणों का आकार कोलाइडी कणों के आकार से बड़ा था या उन कणों का आकार कोलाइडी कणों के आकार से क्या था, छोटा था। तो अपने क्या किया था कि उनको कोलाइडी कणों के आकार में उनको लेकर आए थे विभिन्न विधियों के द्वारा। ठीक है, आज अपने पास टॉपिक है जो इस प्रक्रिया से जो अपने कोलाइडी विलयन जो बनाए गए उन कोलाइडी विलयन में कुछ अशुद्धियां रह जाती है। वह अशुद्धियां विलेशियल अशुद्धियां हो सकती है या वो वैद्युत अपघट्य की मात्रा हो सकती है। तो विलेशियल अशुद्धियां या वैद्युत अपघट्य की मात्रा अगर सामान्य से कम मात्रा में अगर है तो वो कोलाइड्स को स्थायित्व प्रदान करती है। तो अपने कह सकते हैं कि अगर वैद्युत अपघट्य की अलग मात्रा कोलाइड में उपस्थित है तो वह कोलाइड को स्थायित्व प्रदान करती है। लेकिन इसी वैद्युत अपघट्य की मात्रा अलग मात्रा से अगर ज्यादा हो जाती है तो उस वैद्युत अपघट्य के कारण से जो कोलाइडी कण है वो अवक्षेपित होना प्रारंभ हो जाते हैं, अर्थात वो नीचे बैठना प्रारंभ हो जाते हैं, जिससे क्या होता है कि जो प्रक्षेप्त प्रवस्था है वो प्रक्षेपण माध्यम से पृथक होना शुरू हो जाएगी और प्रक्षेप्त प्रवस्था अवक्षेपित होते हुए नीचे बैठ जाएगी, जिससे कोलाइडी विलयन का जो स्थायित्व है वो समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो अपने को क्या करना पड़ेगा कि वो ज्यादा मात्रा में जो कोलाइडी जो वैद्युत अपघट्य है, जो विलेशियल अशुद्धियां हैं, उनको अपने को क्या करना पड़ेगा, पृथक करना पड़ेगा। उनके पृथक्करण के लिए यहाँ पर अपने विभिन्न विधियों का प्रयोग किया जाता है। उन विधियों का ही अपने यहाँ पर जिक्र किया जाएगा। तो जो पहली विधि अपने पास जो टॉपिक बनेगा वो बना है कोलाइड का शुद्धिकरण। किस चीज का शुद्धिकरण करेंगे कि जो कोलाइड में उपस्थित विलेशियल अशुद्धि या वैद्युत अपघट्य की जो मात्रा है उसका कोलाइडी कणों से क्या किया जाएगा, पृथक्करण किया जाएगा। इसमें जो पहली विधि हमारे पास आ रही है वो है अपोहन की विधि। अपोहन क्या होता है कि जो हमारे पास जो वास्तविक विलयन है उस वास्तविक विलयन में से उपस्थित पदार्थों को कोलाइडी अवस्था में पृथक करने की जो प्रक्रिया है, वास्तविक विलयन में जो उपस्थित पदार्थ है उनको कोलाइडी कणों में पृथक करने की जो प्रक्रिया एक उचित झिल्ली के माध्यम से ये प्रक्रिया की जाती है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, अपोहन की प्रक्रिया कहा जाता है। अब उचित झिल्ली क्या होती है, तो अपने जब कोलाइड के बारे में जो पढ़ा था तो अपने कहा था कि जो कोलाइडी कण है वो सामान्य फिल्टर पत्र से तो क्या हो जाते हैं, विस्तृत हो जाते हैं, लेकिन जांतव झिल्ली से कोलाइडी कण विस्तृत नहीं होते हैं। जांतव झिल्ली से विस्तृत क्यों नहीं होते, तो यहाँ पर अगर हमें देखा जाए कि जैसे ये हमारे पास एक सामान्य फिल्टर पत्र है तो इस फिल्टर पत्र में छिद्रों का आकार क्या होता है, बड़ा होता है, और कोलाइडी कण का आकार क्या होता है, छोटा होता है। तो जिसमें से आसानी से सामान्य फिल्टर से पत्र से जो कोलाइडी कण है वो विस्तृत हो जाते हैं। लेकिन यही प्रक्रिया अगर जांतव झिल्ली से करवाई जाए तो अपने कहते हैं कि जांतव झिल्ली में जो छिद्रों का आकार क्या होता है, छोटा होता है, और कोलाइडी कण इसमें से विस्तृत नहीं हो पाते क्योंकि कोलाइडी कण का आकार इस छिद्र से क्या होता है, बड़ा होता है। तो अपने कहते हैं कि जो कोलाइडी कण है वो सामान्य जांतव झिल्ली से विस्तृत नहीं होते, लेकिन कोलाइड में जो उपस्थित अशुद्धियां हैं, वैद्युत अपघट्य जो पदार्थ है, उनके कणों का आकार छोटा होने के कारण से वह जांतव झिल्ली से क्या हो सकते हैं, विस्तृत हो सकते हैं। तो इस चीज का प्रयोग करेंगे अपने कोलाइड्स के शुद्धिकरण में। तो यहाँ पर अपने जो पहली विधि ली गई है वो अपोहन की विधि ली गई है। इस अपोहन की विधि में क्या किया गया, एक पात्र में जल लिया गया है और इस जल का निरंतर प्रवाह किया गया, जैसे यहाँ से इस तरफ से अपने जल प्रवाहित कर रहे हैं और इस नलिका से इसमें जल क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है। तो जल का निरंतर प्रवाह आवश्यक है। फिर हमने क्या किया गया, एक जांतव झिल्ली जिसको अपने पार्चमेंट झिल्ली नाम दिया, इस जांतव झिल्ली का एक थैला लिया। इस जांतव झिल्ली के थैले के अंदर जिस कोलाइड का शुद्धिकरण करना है तो उस अशुद्ध सोल को इस जांतव झिल्ली के थैले के अंदर अपने भरकर पानी के अंदर लटका दिया। तो अपने क्या देखेंगे, पानी में लटकाने के कारण से जो अपने पास वैद्युत अपघट्य के जो कण है उनका आकार छोटा होने के कारण से वो इस जांतव झिल्ली से क्या हो जाएंगे, विस्तृत हो जाएंगे, और विस्तृत होकर इस जांतव झिल्ली से बाहर निकलकर वो जल के साथ क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। लेकिन कोलाइडी कणों का आकार इस जांतव झिल्ली के छिद्रों से क्या है, बड़ा है, जिसके कारण से वो कोलाइडी कण इसमें से बाहर नहीं निकल पाएंगे। इस प्रक्रिया के द्वारा क्या होगा, धीरे धीरे जो जितने वैद्युत अपघट्य पदार्थ है वो बाहर की तरफ निकलते जाएंगे और कोलाइडी कण इस जो हमारे जांतव झिल्ली से बना हुआ थैला इसके अंदर रह जाएंगे। तो इस प्रक्रिया के द्वारा अपने क्या करेंगे, जो कोलाइड है उस कोलाइड का शुद्धिकरण कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास जो विधि बन रही है वो अपोहन की विधि हो रही है।
अपोहन की प्रक्रिया, ये जो सामान्य अपोहन है उसमें प्रक्रिया बहुत धीमी गति से होती है, ठीक है, क्योंकि इसमें अपने कोई बाहर से किसी प्रकार का अपने बल नहीं लगा रहे हैं। तो वास्तव की प्रक्रिया में अपने क्या होता है कि जो इस अपोहन में क्या करते हैं, जानतर झिल्ली से जो वैद्युत अपघट्य पदार्थों का क्या करवाया जाता है, विसरण करवाया जाता है। तो अपने कह सकते हैं जो कोलाइडी कण वास्तविक विलयन में जो उपस्थित पदार्थों को कोलाइडी अवस्था में पृथक करने की प्रक्रिया या उचित झिल्ली से विसरण की प्रक्रिया को अपने क्या कहा जा सकता है, अपोहन कहा जा सकता है। अब दूसरा जो हमारे पास इसका जो शुद्धिकरण का जो तरीका है वो है वैद्युत अपोहन। अपोहन और वैद्युत अपोहन में एक छोटा सा अंतर है। यहां पर वैद्युत अपोहन की प्रक्रिया में क्या किया कि इस पात्र में हमने इलेक्ट्रोड लगा दिए, ठीक है, जैसे इलेक्ट्रोड का धनात्मक हिस्सा है और ये इलेक्ट्रोड का कौन सा है, ऋणात्मक हिस्सा है। अब इलेक्ट्रोड लगाने से क्या होगा कि इस जो हमारे पास कहा था कि जो हमारे पास जो अपोहक झिल्ली थी इसके अंदर वैद्युत अपघट्य पदार्थ और अशुद्ध शव दोनों भरे हुए थे। तो वैद्युत अपघट्य पदार्थ जैसे जल के संपर्क में आते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, वैद्युत अपघटित हो जाते हैं। अपघटित किस में होंगे, धन हिस्से में और ऋण हिस्से में, ठीक है। अब जो ऋण हिस्सा है वो किस तरफ गति करेगा, धनात्मक की तरफ गति करेगा, और जो धन हिस्सा है वो किस तरफ गति करेगा, ऋणात्मक की तरफ गति करेगा। अर्थात एक अतिरिक्त बल लगा दिया गया। इस अतिरिक्त बल लगाने से क्या होगा कि जो अपने वैद्युत अपघट्य के जो आयन है उनमें जो गति है वो बढ़ जाएगी, गति में तीव्रता आ जाएगी, या जो विसरण की गति है उस विसरण की गति में क्या आ जाएगी, तीव्रता आ जाएगी। तो इलेक्ट्रोड लगाने से क्या हुआ कि जो वैद्युत अपघट्य आयनों की जो गति में जो तीव्रता है, जो विसरण की प्रक्रिया में जो तीव्रता है, उसको अपने क्या किया जा सकता है, यहाँ से बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर अपोहन और वैद्युत अपोहन में एक छोटा सा अंतर आया कि अपोहन में अपने कुछ इलेक्ट्रोड वगैरह नहीं लगाए थे, जबकि वैद्युत अपोहन में यहाँ पर इलेक्ट्रोड लगा दिए। इन इलेक्ट्रोडों के लगने से क्या हुआ कि जो हमारे वैद्युत अपघट्य पदार्थों के जो विसरण की जो गति है वो विसरण की गति क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, तथा अपोहन जल्दी संपन्न होता है। अब इसमें जो तीसरा जो शुद्धिकरण का तरीका है वो अति सूक्ष्म निस्यंदन। अति सूक्ष्म निस्यंदन से क्या अर्थ है, आपने जो प्रारंभ में समझा था कि जो हमारे पास जो कोलाइडी कण है वो सामान्य फिल्टर पत्र से क्या हो जाते हैं, विस्तृत हो जाते हैं। सामान्य फिल्टर पत्र से विस्तृत होने का जो अपने कारण बताया था कि हमने कहा था कि जो सामान्य फिल्टर पत्र है, इस सामान्य फिल्टर पत्र में जो हमारे पास छिद्र बनते हैं, इन छिद्रों का आकार कोलाइडी कणों के आकार से क्या होता है, बड़ा होता है, और कोलाइडी कणों के आकार से छिद्र का आकार बड़ा होने के कारण से जो कोलाइडी कण इसमें आसानी से क्या हो सकते हैं, विस्तृत हो सकते हैं। तो अपने क्या करना है यहाँ पर कि जो सामान्य फिल्टर पत्र है, उस सामान्य फिल्टर पत्र में जो छिद्र है उस छिद्र के आकार को क्या करना है, छोटा करना है। तो इसको छोटा करने के लिए अपने क्या करेंगे, इस सामान्य फिल्टर पत्र को या तो जिलेटिन में, ठीक है, या अपने कह सकते हैं फॉर्मेल्डिहाइड में भिगोकर सुखा दिया जाएगा। तो जिलेटिन या फॉर्मेल्डिहाइड में जब भिगोकर इसको सुखाया जाएगा तो क्या होगा कि यहाँ पर जो छिद्र है, इन छिद्रों के अंदर ये जो जिलेटिन या जो फॉर्मेल्डिहाइड है उसकी एक परत बन जाएगी, जिससे छिद्र का आकार क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, और छिद्र के आकार के छोटे होने के कारण से जो कोलाइडी कण है वह कोलाइडी कण अब इसमें से विस्तृत नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये जो प्रक्रिया जिसमें हमने क्या किया गया है कि सामान्य फिल्टर पत्र का प्रयोग करके उसके छिद्र के आकार को क्या कर दिया, छोटा कर दिया गया, जिससे वैद्युत अपघट्य पदार्थ उसमें से विस्तृत हो गए लेकिन कोलाइडी कण उसमें से विस्तृत नहीं हो पाए, ठीक है, उनको उन्होंने रोक लिया गया। तो इसको अपने अति सूक्ष्म निस्यंदन या अल्ट्रा माइक्रो फिल्ट्रेशन की प्रक्रिया नाम दिया जाता है। तो इन तीन विधियों के द्वारा अपने कोलाइडी विलयन का शुद्धिकरण किया जा सकता है। एग्जाम में सीधा क्वेश्चन भी अपने मिल सकता है कि अपोहन की प्रक्रिया का नामांकित चित्र बनाएं, वैद्युत अपोहन की प्रक्रिया का नामांकित चित्र बनाएं, या अपोहन क्या है। तो इस तरह के अपने क्वेश्चन एग्जाम में मिलते हैं इसके ऊपर। कोलाइडों के शुद्धिकरण के बाद में जो हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कोलाइड विलयनों के गुण। कोलाइड्स में कौन कौन से गुण पाए जाते हैं जो इनको वास्तविक विलयन से पृथक करते हैं या निलंबन से पृथक करते हैं, तो उन गुणों की अपने यहाँ पर बात की जाएगी। इसमें पहला अपने पास यहाँ पर करते हैं कि कोलाइड विलयन किस प्रकृति के होते हैं।
विषमांग प्रकृति के होते हैं। उनकी प्रकृति की बात करें तो कोलाइडी विलयन विषमांग प्रकृति के होते हैं। ठीक है, विषमांग प्रकृति से क्या मतलब है कि अपने कह सकते हैं कि कोलाइडी विलयन में जो प्रक्षिप्त प्रवस्था है, उस प्रक्षिप्त प्रवस्था के कणों का आकार बड़ा होने के कारण से जो कोलाइडी विलयन क्या होते हैं, विषमांग प्रकृति के होते हैं। प्रक्षिप्त प्रवस्था के कणों का आकार बड़ा होने के कारण से ये किस प्रकृति के होते हैं, विषमांग प्रकृति के होते हैं। दूसरी बात करें कि जो कोलाइड है उनमें अस्थिरता पाई जाती है। ठीक है, द्रव सन्निहित और द्रव विरोधी की बात करें तो द्रव विरोधी में तो बहुत ज्यादा अस्थिरता पाई जाती है। उस अस्थिरता के पाए जाने का कारण क्या है कि जो सामान्य विलयन में जो वास्तविक विलयन है उसमें जो विलेय के कण है उससे यहां पर प्रक्षिप्त प्रवस्था के कणों का आकार क्या है, बड़ा। तो प्रक्षिप्त प्रवस्था के कणों का आकार बड़ा होने के कारण से ये कण क्या हो जाते हैं, आसानी से निलंबित हो जाते हैं। ठीक है, किसके कारण से, गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के कारण से ये कण आसानी से निलंबित हो जाते हैं, क्योंकि इनके कणों का आकार क्या होता है, बड़ा होता है। और कणों के आकार के बड़ा होने के कारण से, गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के कारण से ये कण आसानी से निलंबित हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें जो निलंबन की जो प्रक्रिया है वो तीव्रता से पाई जाती है। तीसरा यहाँ पर अपने इसमें जो गुणों में बात करते हैं तो वो हमारे पास गुण आता है इसका सतही क्षेत्रफल। तो अपने पास यहाँ पर जो टॉपिक यही चल रहा था कि जो प्रक्षिप्त प्रवस्था के कणों का आकार बड़ा है, तो प्रक्षिप्त प्रवस्था के कणों का आकार बड़ा होने के कारण से इनकी जो सतही क्षेत्रफल है वो सतही क्षेत्रफल भी क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि कण बड़ा है तो उसका सतही क्षेत्रफल भी क्या होगा, ज्यादा होगा। और सतही क्षेत्रफल ज्यादा होने के कारण से अपने कह सकते हैं कि ये क्या होते हैं, उत्तम अधिशोषक का कार्य करते हैं। ठीक है, एक उत्तम अधिशोषक का कार्य करते हैं, जिसके कारण से इनका जो उपयोग है विषमांगी उत्प्रेरण की प्रक्रिया में इनका उपयोग बहुत ज्यादा किया जाता है। ठीक है, एक उत्तम अधिशोषक है जिसके कारण से इनका जो उपयोग है विषमांगी उत्प्रेरण की प्रक्रिया में इनका जो उपयोग है बहुत ज्यादा किया जा सकता है। यह एक प्रभावशाली उत्प्रेरक के रूप में ये काम में आ सकते हैं हमारे पास। नेक्स्ट गुणों में हमारे पास आता है रंग कि कोलाइडी विलयन सामान्यतः देखें तो अपने रंगीन प्रवृत्ति के होते हैं। जैसे अपने कह सकते हैं कि जो आसमान का रंग है अपने को नीला दिखाई देता है। वो नीला रंग दिखाई देने का कारण क्या है कि जो वातावरण में हवा में धूल मिट्टी के जो कण मौजूद है उसके कारण से अपने आगे करेंगे, जिसके कारण से उसका रंग कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। या समुद्री जल का रंग अपने को कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। तो कोलाइडी विलयन रंगीन प्रवृत्ति के होते हैं। इनके रंगीन प्रवृत्ति के होने का जो यहाँ पर मुख्य जो कारण बनेगा हमारे पास, वो मुख्य कारण हमारे पास ये है कि कोलाइडी विलयन का जो रंग है वो हमारे पास जो प्रक्षिप्त प्रवस्था द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णित तरंग घेरे के आधार पर भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, कोलाइडी विलयन का जो रंग है हमारे पास क्या होता है, अलग अलग प्रकार का होता है। तो वो अलग अलग रंग होने का कारण क्या है कि जो कोलाइडी विलयन में जो परीक्षित प्रवस्था है वो परीक्षित प्रवस्था द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णित तरंग घेरे के आधार पर कैसा होता है, भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, तो मतलब जो रंग है वो रंग होने का कारण मुख्य क्या हुआ कि यहां पर जो प्रक्षिप्त प्रवस्था के जो कण है वो प्रकाश की जो तरंगे उस पर आकर गिर रही है उनका वो क्या कर देती है, प्रकीर्णन कर देती है। ठीक है, अब प्रकीर्णन किस तरंग घेरे का किया जाएगा उसके आधार पर उसका रंग निर्भर करेगा। अपने कह सकते हैं कि जिस तरंग घेरे का प्रकीर्णन ज्यादा होता है कोलाइडी विलयन उसी रंग का अपने को दिखाई देता है। यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि जिस तरंग घेरे का प्रकीर्णन ज्यादा होगा कोलाइडी विलयन उसी रंग का दिखाई देगा। तो अपने कह सकते हैं यहां पर कि जिस तरंग घेरे का प्रकीर्णन अधिक होता है कोलाइडी विलयन उसी तरंग घेरे का दिखाई अपने को देता है। ठीक है, तो ये हमारे पास मेन बात आ गई हमारे पास। फिर इसके बाद हम अपने कह सकते हैं
कि किस तरंगदैर्घ्य का प्रकीर्णन ज्यादा होगा। ठीक है, तो जो प्रकीर्णित तरंगदैर्घ्य का जो मान है, प्रकीर्णित तरंगदैर्घ्य का मान अपने कह सकते हैं कोलाइडी कणों के आकार व प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है, जो आपने कह सकते हैं कि प्रकीर्णित तरंगदैर्घ्य का जो मान है वो किस पर निर्भर करेगा, कोलाइडी कणों के आकार और प्रकृति पर निर्भर करेगा। जैसे अपने यहां पर उदाहरण लें, हमारे पास सिल्वर सोल है। ठीक है, उस सिल्वर सोल में दो सिल्वर सोल अलग अलग लिए गए। एक में सिल्वर सोल में जो सिल्वर के कणों का आकार 6 गुणा 10 की पावर -5 mm है कणों का आकार, और दूसरे सिल्वर सोल में जो सिल्वर कणों का आकार 9 गुणा 10 की पावर -5 mm कणों का आकार है। तो यहाँ पर दोनों में जो सिल्वर सोल में जो सिल्वर के कणों का आकार भिन्न भिन्न होने के कारण से जो सिल्वर सोल है उसका रंग भी अपने को कैसा दिखाई देगा, अलग अलग दिखाई देगा। जैसे इसमें अपने को जो रंग है वो कैसा दिखाई देता है, पीला नारंगी रंग दिखाई देगा, और यहां पर अपने को कैसा दिखाई देगा, लाल नारंगी रंग का कोलाइडी विलीन अपने को दिखाई देगा। क्योंकि दोनों में अपने पास यहां पर क्या है, कोलाइडी कणों का जो आकार है वह कोलाइडी कणों का आकार भिन्न भिन्न होने के कारण से यहां पर जो कोलाइडी विलीन में रंग है वो भी अलग अलग दिखाई देगा। क्योंकि अपने कहा था कि जो प्रकीर्णित तरंगदैर्घ्य का जो मान है वो कोलाइडी कणों के आकार वह किस पर निर्भर कर रहा है, प्रकृति पर निर्भर कर रहा है। इसके बाद में जो अगला जो गुणधर्म है वह है हमारे पास अवसादन। अवसादन क्या होता है कि जब कोलाइडी विलीन को अपने अपकेंद्री मशीन में तीव्र गति से घुमाया जाता है। कोलाइडी विलीन को जब अपने अपकेंद्री मशीन के द्वारा तीव्र गति से घुमाएंगे, अपकेंद्री मशीन जिसको अपने सेंट्रीफ्यूगल मशीन बोला जा सकता है, उस सेंट्रीफ्यूगल मशीन के अंदर जब कोलाइडी विलीन को अपने तेजी से घुमाएंगे तो जो साल में जो कण हैं, अर्थात जो प्रक्षिप्त प्रावस्था के जो कण हैं वो निस्यंदित हो जाएंगे। ठीक है, तो इस निस्यंदित होने की जो प्रक्रिया है कि जब कोलाइडी विलीन को अपने अपकेंद्री मशीन में तीव्र गति से घुमाया जाता है तो जो कोलाइडी कण निस्यंदित हो जाते हैं। इस निस्यंदित होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, अवसादन कहा जाता है। ठीक है, जिससे क्या होगा, निस्यंदन की प्रक्रिया होगी, और इस निस्यंदन की प्रक्रिया को क्या कहा जाएगा, अवसादन की प्रक्रिया, अवसादन कहा जाएगा। और इस चीज का उपयोग अपने पास यहां पर इंपॉर्टेंट है, वो क्या है कि वृहद अणुओं के आणविक भार को ज्ञात करने में इस विधि को प्रयोग में लिया जाता है। अवसादन की प्रक्रिया को किस में काम में लिया जाता है, अपने कह सकते हैं कि जो वृहद अणु हैं उस वृहद अणुओं के आणविक भार को ज्ञात करने में कौन सी विधि को काम में लिया जाता है। अगर एग्जाम में पूछा जाए तो अपने कह सकते हैं कि वृहद अणुओं के आणविक भार को ज्ञात करने के लिए अपने अवसादन की प्रक्रिया को काम में लिया जाता है। ठीक है, इसके बाद में जो नेक्स्ट गुणधर्म अपने कहते हैं यहाँ पर यांत्रिक गुण। ये जो या कोलाइडो का अपने जो मुख्य गुण होता है उसको अपने क्या बोला जाता है, ब्राउनी गति। ठीक है, तो ब्राउनी गति क्या है, इसको समझाया हमको एक वैज्ञानिक आया, रॉबर्ट ब्राउन। तो रॉबर्ट ब्राउन ने ब्राउनी गति को समझाने की कोशिश की गई। उनके आधार पर उन्होंने क्या देखा कि एक तालाब था, उस तालाब के अंदर किसी फूल के जो परागकण थे वो परागकण उस पानी में बिखर गए थे, और उन्होंने देखा कि जो परागकण थे उस पानी में टेढ़ी मेढ़ी गति कर रहे थे। ठीक है, वो जो परागकण सीधी गति न करके वो किस प्रकार की गति कर रहे थे, जैसे एक परागकण है वो कभी इस दिशा में गति कर रहा है, कभी वो इस दिशा में गति कर रहा है, कभी इस प्रकार गति कर रहा है, कभी वो ये गति है, कभी इस प्रकार की गति है। तो ये जो टेढ़ी मेढ़ी जो गति थी वो टेढ़ी मेढ़ी गति, जिसको अपने क्या बोला जा सकता है, जिग जैग टाइप की जो गति कहा जा सकता है, वो जिग जैग टाइप की गति अपने को परागकणों में देखने को मिली। यही प्रक्रिया जब उन्होंने कोलाइडी विलयन का अध्ययन किया तो कोलाइडी विलयन में अध्ययन में उन्होंने देखा कि जो कोलाइडी कण है वो कोलाइडी कण माध्यम में, जो परिक्षेपण माध्यम है उस परिक्षेपण माध्यम में सीधी गति न करके टेढ़ी मेढ़ी गति करते रहते हैं। तो इस टेढ़ी मेढ़ी गति को जो जिग जैग टाइप की जो मूवमेंट थी परिक्षेपित प्रावस्था के कणों की,
उसी को रॉबर्ट ब्राउन ने क्या नाम दिया था, ब्राउनी गति नाम दिया था। तो ब्राउनी गति क्या है, तो अपने कह सकते हैं कि जो कोलाइडो कणों की जो अनियमित गति है उसे क्या कहा जाता है, ब्राउनी गति कहा जाता है। इसको अपने देखा जा सकता है, कई बार अपने क्या देखते हैं कि एक अंधेरे कमरे में रोशनदान से बाहर से अगर प्रकाश आ रहा है तो उस प्रकाश में अपने क्या दिखा जाएगा कि उस प्रकाश में आपको धूल मिट्टी के कण चमकते हुए दिखाई देते हैं। तो वो धूल मिट्टी कण आप देख सकते हो स्पष्ट रूप से, वो सीधी गति न करके टेढ़ी मेढ़ी गति आपको करते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ये जो इस प्रकार का जो उदाहरण अपने को देखने मिलता है, ये आपने कह सकते हैं कि सिनेमा हॉल में जो पीछे से जो पर्दे पर आकर जो प्रकाश गिरता है तो उस प्रकाश के अंदर आप देख सकते हो कि जो धूल मिट्टी कण है वो आपको अनियमित प्रकार की गति करते हुए दिखाई दे जाते हैं, और इस अनियमित गति को ही क्या कहा जाता है, ब्राउनी गति कहा जाता है। इसके बाद में जो कोलाइड में जो हमारे पास गुण आ रहा है वो प्रकाशीय गुण की बात करेंगे। उस प्रकाशीय गुण को क्या कहा जाता है, टिंडल प्रभाव कहा जाता है। टिंडल प्रभाव क्या है कि अपने कई बार अंधेरे कमरे में एक वास्तविक विलयन में जब प्रकाश को गुजारते हैं, ठीक है, एक अंधेरे कमरे में जब भी अपने वास्तविक विलयन में से प्रकाश को गुजारा जाता है तो वो प्रकाश अपने को वास्तविक विलयन में दिखाई नहीं देता है। कब तक, जब तक हम अपनी आंख को वो जो गुजरने वाला प्रकाश है उस प्रकाश के पथ की दिशा में न लेकर जाए तब तक आपको वह प्रकाश दिखाई नहीं देता है। लेकिन यही प्रक्रिया अगर अपने कोलाइडी विलयन में कराई जाए तो आपको कोलाइडी विलयन में वो जो प्रकाश है वो आपको चमकीली रेखाओं के रूप में दिखाई देता है। ठीक है, तो जब प्रकाश को कोलाइडी विलयन में से गुजारा जाता है तो प्रकाश चमकीली रेखाओं के रूप में दिखाई देता है। इसे क्या कहा जाता है, टिंडल प्रभाव कहा जाता है। यह टिंडल प्रभाव किस कारण से होता है, इसका कारण क्या है कि जो कोलाइडी कण है वो कोलाइडी कण क्या कर देते हैं कि प्रकाश का क्या कर देते हैं, प्रकीर्णन कर देते हैं। तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण से आपको टिंडल प्रभाव दिखाई देता है। तो अपने को अगर पूछा जाए टिंडल प्रभाव का कारण क्या है तो कोलाइडी कण क्या कर देते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन कर देते हैं, और इस प्रकीर्णन के कारण से आपको टिंडल प्रभाव दिखाई देता है। अपने कहते हैं जो प्रकाश का जो प्रकीर्णन हो रहा है वो किस चीज पर निर्भर कर रहा है, तो प्रकाश का प्रकीर्णन प्रक्षिप्त प्रावस्था व परिक्षेपण माध्यम के अपवर्तनांक में अंतर पर निर्भर करता है। ठीक है, जो प्रकाश का जो प्रकीर्णन किस चीज पर निर्भर करेगा, प्रक्षिप्त प्रावस्था व प्रक्षेपण माध्यम के अपवर्तनांक में अंतर पर निर्भर करेगा। यह अंतर जितना ज्यादा होगा टिंडल प्रभाव आपको उतना ही ज्यादा दिखाई देगा। द्रव स्नेही कोलाइड विलयनों की तुलना में द्रव विरोधी कोलाइड्स में यह अंतर ज्यादा होता है, अपवर्तनांक में अंतर ज्यादा होता है। अतः द्रव विरोधी कोलाइड्स में आपको टिंडल प्रभाव ज्यादा दिखाई देता है। ठीक है, इसका एक उदाहरण अगर अपने समझे तो उदाहरण वही आ जाता है कि जब एक अंधेरे कमरे में एक रोशनदान से जब आप प्रकाश दिखाई देता है तो उसमें जो धूल मिट्टी कण है आपको चमकते हुए दिखाई देते हैं। यह टिंडल प्रभाव का एक सबसे अच्छा उदाहरण अपने मान सकते हैं। ठीक है, अब अपने यहाँ पर बात करें कि जो प्रकाश का जो प्रकीर्णन है वो प्रकाश की तरंग दैर्घ्य के, अपने कह सकते हैं यहाँ पर कि प्रकाश का प्रकीर्णन प्रकाश की तरंग दैर्घ्य के चतुर्थ घातांक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, अपने कह सकते हैं जो प्रकाश का प्रकीर्णन है वो प्रकाश की तरंग दैर्घ्य के चतुर्थ घातांक के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब अपने को से पूछ लिया जाए कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, तो अपने कह सकते हैं कि आकाश के रंग नीले दिखाई देने का जो मुख्य कारण क्या है कि नीले रंग की तरंग दैर्घ्य क्या होती है, सबसे कम होती है, और नीले रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होने के कारण से इसका प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है।
ठीक है। तो आकाश के रंग नीले दिखाई देने का कारण क्या होगा, तो अपने कहते हैं नीले रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम है, अतः इसका प्रकीर्णन अधिक होगा। ठीक है। तो अपने से एग्जाम में पूछा जाए कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, तो अपने इसका कारण क्या बताएंगे कि नीले रंग की तरंगदैर्घ्य का मान क्या होता है, सबसे कम होता है, जिसके कारण से इसका प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है। तो आकाश का रंग पर आ सकता है, या जो समुद्री जल है उसका रंग आपको नीला क्यों दिखाई देता है, इसका अपने को कारण यहाँ पर पूछा जा सकता है। ठीक है। यहाँ पर टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करने के लिए अपने क्या लेना है, एक प्रकाश स्रोत से प्रकाश जब कोलाइडी विलयन में गुजारा जा रहा है, तो वह जो प्रकाश कोलाइडी कण पर जब पड़ रहा है, तो कोलाइडी कण क्या कर रहा है, उसको प्रकीर्णित कर रहा है, फैला रहा है, जिससे यहाँ पर किसका निर्माण हो रहा है, एक टिंडल शंकु का निर्माण हो रहा है। ठीक है। तो ये अपने पास टिंडल प्रभाव या प्रकाशीय गुण की अपने यहाँ पर बात कर ली।